हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेस्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आपको पता है कि क्लास सिक्स की जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और प्रेजेंट में हमारी क्लास 7th की जियोग्राफी चल रही है, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है वायु। और यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को लेकर के तो हम भी एकदम कतई आश्चर्यचकित हो गए। कैसे? इस अकेले चैप्टर से 2023 और 24 में टोटल 27 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? 27 प्रश्न, सिर्फ 2023 और 24 का मिला करके 27 प्रश्न, 27 क्वेश्चंस एक चैप्टर से, सिर्फ वायु के चैप्टर से पूछे गए हैं। देखिए, आपको पता है कि हम सिर्फ 2023 और 2024 के, जो 2024 में हमारी 2 परीक्षा हुई, 7 जुलाई में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। 21 जनवरी 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह चैप्टर कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने चैप्टर के पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उनको निकाला है और इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न हमारे बनेंगे, हमें किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर की एक एक लाइन बहुत महत्व रखती है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, पहले हम चैप्टर को पढ़ लें, फिर इसके ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराते हैं। ओके, चलिए। वायु, आपको पता है वायु क्या है? वायु है तो हमारा जीवन है, वायु ना हो तो हमारा जीवन नहीं है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। आप देखिए, आगे बढ़िए। हमारी पृथ्वी जो है ये चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ऐसा पृथ्वी का कोई कोना नहीं जहाँ पे वायु हो ना। वायु की घनी चादर से ये घिरी हुई है चारों ओर से, जिसे वायु मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वायु मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, वायु पर निर्भर हैं। चाहे कोई भी जीव हो, उसे हवा चाहिए। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। कौन? सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा कौन करती है? वायु। ठीक है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के हम क्या कर सकते हैं? हम जल सकते हैं, अगर ये चादर हमारी रक्षा ना कर रही हो तो। और रात के समय ठंड से जम सकते हैं, हमारी कुल्फी बन सकती है, अगर ये वायु की चादर ना हो। ठीक है, अगर ये वायु की सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हमारी रात में क्या हो जाएगी? कुल्फी बन जाएगी। अतः यह वो वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, ये किसने बनाया है? वायु ने बनाया है। वायुमंडल का संगठन देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। उसमें कोई एक गैस नहीं है, उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, N2O2, ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वायुमंडल का बड़ा भाग किससे बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको देखिए। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? नाइट्रोजन का परसेंट 78 है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%। तो बड़ा भाग किसने बनाया? बड़ा भाग बनाया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके। ठीक है, और उसमें भी नाइट्रोजन का जो रोल है वो ज़्यादा है। बाकी CO2 आपको 0.03% है, आर्गन 0.93% है, बाकी गैसें 0.04% हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन,
आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। यहाँ पे वृत्त आरेख में दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, जो हमने यहाँ पे देख लिए कि कौन सी गैस कितने % है। यहाँ पे नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। आपसे प्रश्न, हालांकि ये तो नहीं पूछेगा इतना सरल, ये नहीं पूछेगा कि वायु नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ये पूछ लेगा कि किस गैस का परसेंटेज ज़्यादा है। नाइट्रोजन का ज़्यादा है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस में जो हमारी वायु में जो गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी मिक्स है, तो जब हम सांस लेंगे तो नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जा रही है। ठीक है, ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। जैसे हम ले लेते हैं, एकदम सांस हमने ली तो डायरेक्ट अंदर नाइट्रोजन चली गई। पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन उनको नाइट्रोजन चाहिए। कैसे लेते हैं? मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, मिट्टी में और पौधों की जड़ों में कुछ ऐसे जीवाणु रहते हैं जो वायु से नाइट्रोजन ले लेते हैं, फिर इसका जो स्वरूप है वो बदल देते हैं और वो फिर पौधे इसका प्रयोग कर लेते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़िए। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा से मिलने वाली दूसरी गैस है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन आती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आ जाती है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, हम मानव हों चाहे कोई पशु हो, जब वो सांस लेता है तो वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। हरे पादप या हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप किसके द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। ठीक है, जो भाई हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तो हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे एक बैलेंस बना हुआ है। अगर हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, हरे पौधे ही हैं जो ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? डेफिनेटली संतुलन, बैलेंस बिगड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। जितने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जितने चैप्टर हमने आज तक पढ़ाए हैं अभी तक, इधर जब से हमने इधर शुरू किया है, जितने चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं उसमें किसी में इतने प्रश्न नहीं पूछे गए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी में नहीं। ये एक हमें ऐसा चैप्टर मिला है जिसमें से 27 प्रश्न हमको मिले। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए एक लाइन। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक अदर इंपॉर्टेंट गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कौन? हरे पादप, हरे पौधे अपने भोजन के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस दे देते हैं। हमें भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन हमको वापस लौटा देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, मनुष्य हो चाहे पशु हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और O2 को अंदर करते हैं। यानी कि मनुष्य और पशु जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब उसको बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। मनुष्यों और पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मनुष्य और पशु के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जा रही है उसकी मात्रा
और पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो गैस है उसके बराबर होती है, जिससे क्या होता है कि संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ भी हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन CO2 की बढ़ोतरी करते हैं। कौन? कोयला, खनिज तेल और भी चीज़ें जो हैं ये करोड़ों टन CO2 को बढ़ा देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? ये जो वायुमंडल में हर साल ये जो कोयला और खनिज जो CO2 की मात्रा बढ़ा देते हैं, इसका प्रभाव हमारे मौसम और जलवायु पर भी पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका बढ़ा हुआ आयतन मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। इतनी बात जब क्लियर हो जाती है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, अब इसको पढ़ेंगे। चलिए, लिखा है क्या आप जानते हैं, समझिए। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और इसके अभाव में, इसके बिना धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। भाई इसीलिए तो आज गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्यों रिकॉर्ड तोड़ रही है? क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, कार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें कितनी सारी हैं जहाँ से ऊष्मा निकल रही, फैक्ट्री लगी हुई हैं, जिनसे क्या है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो गर्म हो रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंड का प्रतिशत घटता जा रहा है। मुश्किल से 2 महीने ठंड पड़ती है, बाकी हमारी 10 महीने हमें गर्मी ही झेलनी पड़ती है अगर सही मायने में देखें तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगी और जाहिर सी बात है समुद्र का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो बढ़ेगा, जिससे अब जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो पानी ऊपर आएगा, तो जो तटीय क्षेत्र, जो किनारे पर जो क्षेत्र हैं, उनमें बाढ़ भी आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। अगर लंबे समय तक ये कहानी चलती है तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में बड़ा परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी लुप्त हो सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। ओके, अच्छा, क्या आप जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्या आप जानते हैं। देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यानी कि अगर वायु गर्म है तो वो हल्की होगी, और अगर वायु ठंडी है तो भारी होगी। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अगर वायु गर्म है तो हल्की होगी, और जब हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। कोई भी हल्की चीज़ है, गुब्बारा बहुत हल्का है, ऊपर की तरफ भागता है। पतंग बहुत हल्का है, ऊपर की तरफ भागता है। तो वायु क्या है, जब गर्म होगी तो हल्की होगी, जब हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। वायु अगर ठंडी है तो वो भारी होगी, और जब भारी होगी तो वो नीचे की तरफ ही रहेगी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु जो है वो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। जहां पे गर्म वायु थी, यहाँ पे गर्म वायु थी, ठीक है, अब ये अपना स्थान छोड़ेगी, हल्की होगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ये स्थान रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब इसके आसपास जो ठंडी वायु होगी वो आकर के इसको भर देगी, इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देगी। ठीक है, इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, और ठीक है, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जर्सिका एरा।
ठीक है, ओके, कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखिए वायुमंडल की संरचना, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वायुमंडल की संरचना को समझिए। और इसके बारे में हमने पीछे भी चैप्टर्स जो पढ़े थे, इसीलिए हम कोई चैप्टर छोड़ते नहीं हैं। जो पीछे चैप्टर पढ़े थे उसमें भी हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल ये सब पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इसको इलाबोरेट किया गया है, यहाँ पे इसको विस्तृत रूप में बताया गया है। ठीक है, चलिए वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, नोट कर लीजिए। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं, और ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं हमारी, जो पृथ्वी की सतह से नीचे से शुरू होती हैं। ये रही, ये जो परत यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक है, ये क्षोभ मंडल है। इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट भी है, क्षोभ मंडल है, यहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपकी आ जाती है समताप मंडल। ये रही समताप मंडल, वही 40 से 50 किलोमीटर के बीच में ये समताप मंडल की सीमा होती है। फिर इसके ऊपर आता है आपका मध्य मंडल, ठीक है, जो कि 80-85 किलोमीटर तक रहता है इसकी सीमा मध्य मंडल की। ठीक है, फिर इसके ऊपर आपका आता है बाह्य वायुमंडल। ओके, फिर आता है बहिर्मंडल। इस तरीके से इनका सीक्वेंस रहता है। अब हम एक एक मंडल को समझेंगे। समझिए क्षोभ मंडल, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, ये जो परत है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, वो है क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर एवरेज। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे बारिश हो, कोहरा हो, ओलावृष्टि हो, इसी परत के अंदर होती है। मौसम की सभी घटनाएं किस परत में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल बहुत महत्वपूर्ण, यहां से मुझे मिले हैं 5 से 6 प्रश्न। समताप मंडल, सिर्फ प्रॉपर समताप मंडल के ही दोनों साल में 23-24 में इससे 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये क्षोभ मंडल है यहाँ तक, इसके ऊपर का भाग यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है वो समताप मंडल कहलाता है। ओके, समताप मंडल की जो एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर। चलिए समझिए इस पॉइंट को। तो समताप मंडल कहलाता है, ऊंचाई इसकी 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहां से बहुत प्रश्न पूछता है, कौन सी परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है? तो वो है समताप मंडल, जो बादलों से मुक्त है, जो मौसम से संबंधित घटनाओं से मुक्त है। जब यहाँ पे बादल नहीं हैं, मौसम संबंधित घटनाएं घट नहीं रही हैं, तो जाहिर सी बात है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सटीक जगह यही है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे आंधी तूफान चल रहा है, ना बारिश हो रही है, ना बादल हैं, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। भैया बहुत पूछता है, ओजोन गैस की परत किस मंडल में है? ओजोन गैस की जो परत है वो समताप मंडल में है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन? समताप मंडल। अब इसके बाद शुरू होता है मध्य मंडल। कहाँ है ये देखिएगा, समताप मंडल की सीमा यहाँ पे खत्म हो जाती है 50 किलोमीटर पे। ओके, यहाँ पे समताप मंडल की सीमा हो गई। अब यहाँ से शुरू होगा मध्य मंडल। क्या शुरू होगा? ये यहाँ से यहाँ तक मध्य मंडल की ये सीमा रेखा है। ठीक है, ये जो एरिया होगा वो आपका मध्य मंडल कहलाएगा। और मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग में 80 से 85 किलोमीटर है। मध्य मंडल की ऊंचाई ये है मध्य मंडल। आइए अब मध्य मंडल को ठीक से समझते हैं। चलिए, यह वायुमंडल
देखिए एक बात सुन लीजिए, कोई भी विद्यार्थी अगर सीटेट क्रैक करना चाहता है, अगर सिर्फ ये अगर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के जाए, एक भी अगर वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करता है, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाता है, सिर्फ ये एनसीईआरटी ठीक से पढ़ के चला जाता है, वो भी 50 से 55 नंबर लाएगा अगर ठीक से पढ़ के चला जाए तो इसलिए ध्यान दीजिए। मध्यमंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। तीसरी, पहली कौन सी थी सर? पहली थी क्षोभ मंडल, दूसरी थी मध्यमंडल, दूसरी थी समताप मंडल, तीसरी है मध्यमंडल। तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस की परत जो है वो समताप मंडल में है और उल्का पिंड कहां जलेंगे? ये आपके मध्यमंडल में जलते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछता है, आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उल्का पिंड कहां जल रहे हैं, ओजोन गैस की परत कहां है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में थी जो हम पढ़ रहे थे। उल्का पिंड कहां जलेंगे? ये आपके मध्यमंडल में जलेंगे। इसके बाद वाली जो परत है वो है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ये लाइन न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, इतनी। बाह्य वायुमंडल किस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है? तो वह है बाह्य वायुमंडल। ठीक है, यह ऐसे पूछता है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से घटता है। बढ़ता की जगह घटता कर देगा। आपसे कहेगा ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आपको ध्यान रखना है बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल कोई अलग से मंडल नहीं है, इसी का एक पार्ट है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है बाह्य वायुमंडल। रेडियो संचार हो, रेडियो संचार देखिए, एक सेकंड, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? बाह्य वायुमंडल का। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है रेडियो तरंगे। ठीक है, किस परत के द्वारा? तो वो बाह्य वायुमंडल परत के द्वारा। अब इसके बाद बात करेंगे बहिर्मंडल की, जो कि बाह्य मंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल। यहां पे देखिए, इमेज में देखिए, ये देखिए, यहां पे हम मध्यमंडल पढ़ रहे थे, इसके बाद ये हमने बाह्य वायुमंडल पढ़ा, बाह्य वायुमंडल पढ़ा। अब इसके बाद जो है ये बहिर्मंडल कहलाएगा। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये बहिर्मंडल कहलाएगा। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, जो यहाँ टॉप पे है। ठीक है, यह वायु की पतली परत होती है। बहुत प्रश्न पूछता है कि वायु की पतली परत किस मंडल में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये बहिर्मंडल में पाई जाती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इतना आपने समझ लिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। मौसम और जलवायु की बात करेंगे। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें। अच्छा, मुझे लगा ये कुछ बता रहा है इंपॉर्टेंट, नहीं। देखिए, मौसम एवं जलवायु की बात करेंगे हम यहाँ पे। चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्या आज बारिश होगी? क्या आज दिन साफ रहेगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। अगर हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है तो और मस्तिष्क, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की और दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसे हम मौसम कहते हैं। कहा गया है ना कि तुम बदल ना जाना मौसम की तरह है, यानी कि मौसम बदलता रहता है। 1 घंटे पहले धूप थी, 1 घंटे बाद पता लगे भारी बारिश हो रही है। ठीक है, अभी बहुत गर्मी थी, अभी मौसम ठंडा हो गया। ठीक है, थोड़ी देर पहले बहुत कोहरा था, अभी धूप निकली है। ये क्या है? ये मौसम में चेंजेस होते रहते हैं, हर घंटे स्थिति में चेंजेस होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन चेंजेस होते रहते हैं। ओके,
दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। कल पता लगे बारिश की वजह से कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, आज पता लग रहा है कि बढ़िया धूप खिली हुई है, हवा चल रही है। ठीक है, मौसम नाटकीय रूप से नाटक करता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। हम कभी कहते नहीं कि क्या नाटक चल रहा है यार, अभी धूप थी, अभी बारिश हो रही है, इस धूप की वजह से हम घर से निकल आए, हम बारिश में भीग गए। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम अगर कहीं पर लंबे समय तक सेम मौसम रहता है तो उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। मौसम नाटकीय रूप से बदलता रहता है हर घंटे बाद, जरूरी नहीं कि हर घंटे बाद बदले ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बदलता रहता है। लेकिन अगर दीर्घ काल तक, एक लंबे समय तक कहीं का मौसम एक जैसा है तो वो जलवायु कहलाएगा। अब बात करते हैं तापमान की। चलिए, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, देखिए क्या लिखा है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी कि 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा जितनी है, ठीक है, 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग, सिर्फ 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तब तो इतनी गर्मी होती है, अगर कहीं और बढ़ा ले तो और गर्मी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात मौसम और जलवायु हमने पढ़ ली। अब हम तापमान की बात करेंगे। देखिएगा, तापमान, पहले हम यहाँ पे ये जो दिए हैं इनको समझ लेते हैं। तापमापी तापमान मापता है, तापमापी को थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। वायु दाब को मापता है वायुदाब मापी, वायुदाब मापी से हम वायु दाब मापते हैं। यहीं से आप पता लगा लो वायुदाब। ठीक है, बारिश की मात्रा कितनी हो रही है ये वर्षा मापी बताता है। पवन की दिशा को दर्शाने का काम वात दिग्दर्शी करता है। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, पवन की दिशा को कौन दर्शाता है? वात दिग्दर्शी। अब आगे बढ़िए, तापमान की बात करेंगे। कहता है आप प्रतिदिन जिस तापमान, जिस टेम्परेचर का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। समझिए पॉइंट को, वायु में जो टेम्परेचर मौजूद है और जो शीतलता है उसके परिमाण को ही हम तापमान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि वायुमंडल का जो तापमान है वो केवल दिन और रात में ही बदले, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसी ऋतु उसी तरीके का टेम्परेचर रहता है। जैसे जो शीत ऋतु है इसकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। भाई सर्दी का मौसम है तो वहाँ पे टेम्परेचर गिरा रहता है, तापमान हल्का रहता है, तापमान गिरा हुआ होता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदले। ध्यान रखिएगा कि दिन में गर्म है, रात में ठंडा हो गया, इतना ही नहीं बल्कि ऋतु के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। ओके, इतनी भी ये ध्यान रखिएगा। आतपन क्या है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा, ये क्या है? आतपन क्या है? आतपन भी ऊर्जा ही है। ये वो ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से। ठीक है, इसी को आतपन कहा गया है। आतपन यानी कि सूर्यातप, सूर्य का तप, सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य की ऊष्मा की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। हमने आपको बहुत मेहनत करके वो समझाया था इस तरीके से, ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा सीधी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी होती है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और जब हम ध्रुवों की तरफ चलते जाते हैं तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं, उनमें पावर कम होती जाती है और यहाँ पे ठंडक बढ़ती है। ध्रुवों पे क्या होता है? ध्रुवों को हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा होती क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का तप है वो, उसकी जो मात्रा है वो घटती चली जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। ये ध्यान रखिएगा इधर, चाहे उत्तरी ध्रुव में चलें चाहे दक्षिणी ध्रुव में चलें, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पे है। ऐसे 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 इसकी जो किरणें पड़ेंगी तो जब किरणें तिरछी होती जाएंगी तो पावर कम होता जाएगा और यहाँ पे मौसम ठंडा रहेगा। इसलिए
तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? हाँ, हमने पहले ही समझ लिया था कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य की हल्की रोशनी प्राप्त होती है, वहां ठंड ज्यादा होती है, इसलिए बर्फ से ढके रहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कक्षा 6 की किताब में। आगे बात करेंगे। देखिए, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सेल्सियस पैमाने पर जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? सर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। वायु दाब को पढ़िए। यहाँ से भैया इतने प्रश्न पूछता है वायु दाब से, अभी आपको पता लगेगा जब आप 27 प्रश्न हल करेंगे। सिर्फ 2 साल के 27 प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हल करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। देखिए, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, हाँ आश्चर्य हमको भी हुआ था कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है यार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ, हाई प्रेशर के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। कब करते हैं अनुभव? जब हम इसके अपोजिट जा रहे होते हैं। जब हम इसके अपोजिट जा रहे होते हैं, हवा चल रही है पश्चिम की तरफ से, हम भी जा रहे हैं पश्चिम में, तो ये हम पर इधर से बल लगा रही है, हम इधर से जा रहे हैं। अगर साइकिल से जा रहे होते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती तक नहीं है अगर उधर से हवा चल रही है, क्योंकि ये उधर से हम पर बल लगा रही होती है। ठीक है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। इसलिए पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। हमारी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, क्योंकि वायु में भी तो भार है, ठीक है, उसके भार के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसे वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो प्रेशर है वो हल्का होता चला जाएगा, गिरने लग जाएगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। यहीं से बहुत सारे स्टेटमेंट पूछता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे प्रेशर हल्का होता चला जाएगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित भी होता है। उसका प्रभाव पड़ता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर ज़्यादा है वहां पे वायु गर्म होती है। जब गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ टेम्परेचर कम है, जाहिर सी बात है वहाँ मौसम ठंडा होगा और वायु भी ठंडी होगी। वायु ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो नीचे रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। किसकी वजह से? आकाश स्पष्ट एवं स्वच्छ होता है, कारण उच्च दाब। क्या कारण है? उच्च दाब। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर ही गमन करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ध्यान रखिएगा, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। वायु की गति जो उच्च दाब क्षेत्र से, जो हाई प्रेशर की तरफ से निम्न प्रेशर की तरफ है, निम्न दाब क्षेत्र की ओर है, उस वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कौन से हैं वो 3? अभी आगे पढ़ लेंगे, पहले इधर हम थोड़ा रह गया है कुछ, इसको समझ लें। ये हो गया था, नीचे वाला रह गया है, ये स्टेटमेंट रह गया है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। जब वायु नहीं है, वायु में वेट होता है,
भार होता है, उस भार का ही तो बल लगता है, ठीक है, उस भार की वजह से दाब पड़ता है। जब वायु ही नहीं है तो दाब कहाँ से पड़ेगा, वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायुदाब भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। प्रश्न आपको स्टेटमेंट देगा और यहाँ पे आने की जगह जाने कर देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए कह देगा कि पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। नहीं, जाने नहीं, आने, ध्यान रखिएगा। आने की दिशा क्या है उसके बेस पे निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। और पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वो है ये स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप पैराग्राफ, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को समझाने के लिए 30 मिनट चाहिए, पूरे आधे घंटे का ये डायग्राम है। अगर इसको हम पूरा विधिवत तरीके से समझाने बैठ जाएं, इसको हम किसी दिन पूरा विधिवत तरीके से समझाएंगे अलग क्लास में, ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा बता देंगे बस। तो जो हम क्या कह रहे थे कि जो वायु है हमारी, पवन है, इसके 3 प्रकार हैं, स्थानीय पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। स्थानीय पवने क्या हैं? व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पवने। व्यापारिक पवने हो गई, व्यापारिक पवने हों, ये व्यापारिक पवने हैं, चाहे पश्चिमी पवने हों, ठीक है, और चाहे तो हमारी पूर्वी पवने हों। ये किस में आती हैं? ये हमारी स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो मौसमी पवने हैं, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। अपनी दिशा कौन बदलती रहती हैं? जो मौसमी पवने हैं, ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए जो मानसूनी पवने हैं, ये मौसमी पवने होती हैं, ठीक है। और जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी जो पवने होती हैं, वो स्थायी पवने होती हैं और ये लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थानीय पवनों की बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा, एक और स्थायी और स्थानीय में अंतर है। ऊपर स्थायी है, नीचे स्थानीय है। जो स्थानीय पवने हैं, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ये स्थानीय पवन के उदाहरण हैं। ओके, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं? जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन होती है, उसे लू कहा जाता है। लू किसका उदाहरण है? लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये बता रहा है कि देखिए वायु, हमने क्या बताया था, एक लाइन आपको मैंने समझाई थी कि वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब देखिए यहाँ पे ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र है और ये भी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र है। वायु इस उच्च दाब क्षेत्र से इधर भी गमन करेगी और इधर भी गमन करेगी, ठीक है, क्योंकि उच्च दाब से ये निम्न दाब क्षेत्र की ओर आएगी। ये अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है, तो वायु कहाँ आ रही है? वायु जो है वह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आ रही है। इधर भूमध्य रेखीय 0 डिग्री सेल्सियस पर विषुवत रेखा होती है, ये निम्न दाब होता है यहाँ पे। तो इस हाई प्रेशर से जो एयर है वो निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी इस तरीके से। और जब इस तरीके से वायु गमन करती है तो अच्छा, एक चीज़ पहले अभी हम समझाते हैं। ये समझ गए आप, ये हाई प्रेशर होता है, यहाँ से वायु लो प्रेशर की तरफ जाएगी और इधर भी आएगी, ठीक है। वही यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब होता है, इससे वायु इस डायरेक्शन में भी जाएगी, उत्तरी ध्रुव की तरफ भी जाएगी और इस साइड भी आएगी, ऐसे विषुवत रेखा की तरफ भी आएगी, क्योंकि इधर निम्न दाब क्षेत्र है और इधर अधोध्रुवीय निम्न दाब है। तो इस हाई प्रेशर से वायु इधर भी निम्न दाब है, उधर भी जाएगी, इधर भी निम्न दाब है, इधर भी आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर आकर के ये ध्रुवीय पवनें होती हैं।
जो यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से ये अधोध्रुवीय निम्न दाब की तरफ ये भी आएंगी और ये भी इधर जाएंगी। ठीक है, अब जैसे डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ये होती है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। अब जैसे ये जो अब आपसे ये पूछ ले कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो किस डायरेक्शन में चलती हैं, तो अभी जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये उत्तर और पूरब के बीच में हैं, यानी कि इनका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व की तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। ओके, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये किस डायरेक्शन में चलती हैं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व की तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेंगी, क्योंकि इनका डायरेक्शन देखिए इस तरीके का है ना, इनकी दिशा। और जब हम दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो यहाँ से जो ये जो पवन चलेगी इस तरीके से, ठीक है, इनका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, इनका डायरेक्शन इस तरीके का है। तो ये पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण से ये चलेंगी हमारी उत्तर और पश्चिम की तरफ, इस तरीके से इनका डायरेक्शन ये बनेगा। ठीक है, तो पूर्व और दक्षिण की तरफ से ये उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगी। नाम भी इनका क्या दिया है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और इनका डायरेक्शन ये वाला है, तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम किसी दिन आराम से समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चक्रवात की बात करें, इसमें कुछ खास है नहीं। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, और इसको आप चाहें तो पढ़ लेना, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, बस इतना सा है, चाहे तो इसको रोक करके आप पढ़ लेना, इतना ही है इसमें। आगे 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर के इसने महाचक्रवात का रूप धारण किया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को इसने प्रभावित भी किया। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न हमको मिला नहीं अभी तक। अब बात करते हैं आर्द्रता की, नमी की बात करेंगे। ये क्या है, ये नमी है। ठीक है, इसको नमी कहते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, समझिए। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, पृथ्वी पे जो पानी भरा है वो वाष्प के रूप में जा रहा है, तालाबों में पानी भरा है वाष्पित रूप हो रहा है, वो वाष्पित रूप में ऊपर जा रहा है, तो ये जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, पानी की भाप जो बन जाती है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की जो मात्रा है उसे हम आर्द्रता कहते हैं, यानी कि आर्द्रता का मतलब वहाँ पे नमी आ गई। ठीक है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा में क्या है, जो यानी कि पानी की भाप मिक्स हो गई है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि वो गर्म हो रही है, और जब गर्म हो रही है तो उस जो गर्म चीज़ है वो ज़्यादा पानी झेल लेगी, है ना, वो ज़्यादा भाप को सोख लेगी, तो इसकी भी धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है और ज़्यादा नमी हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जो वायु है उसमें भी नमी होती है, इसलिए वो जल्दी कपड़े को सुखा नहीं पाती है, और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वही जलवाष्प ऊपर उठेगा तो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जलवाष्प फिर संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाता है, क्योंकि उसमें जलवाष्प पहले से है तो वो जल की बूंदें बनाने लग जाएगा। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आती हैं, तब ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट कहता है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते जाते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में भी रास्ते के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण बारिश कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल जो भूमि का जल है वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। हमारी पृथ्वी पर जो पानी है कहाँ से आया है, बारिश से आया है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं
वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये 3 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गए हैं। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बारिश बहुत जरूरी है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि बारिश कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर बारिश अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो हर तरीके से चारों तरफ तो समस्याएं हैं, आदमी जाए कहाँ। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला हैं। कौन? हिम, सहिम, वृष्टि और ओला। आगे बढ़ते हैं, कुछ तो इस चैप्टर से ले लो। देखिए, ये हम कर देते हैं, ये आप अपने आप करना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन की परत हमें किससे बचाती है? जो ओजोन परत है ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता है। जब वृष्टि तल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। आइए अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। यह क्वेश्चन पेपर आपका 7 जुलाई 2024 का है, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। इसमें कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? किस में होती है बहुत पतली परत? ये रहा इसका आंसर। यह वायु की पतली परत होती है। वायु की पतली परत कहाँ है? बहिर्मंडल में है डियर फ्रेंड। आंसर यहाँ पे हमारा जो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फेयर, यह राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, फिर अभी हम आपको बताएंगे। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह आपका राइट होगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण हैं। वेरी गुड, जो ऑप्शन ए है हमारा वो राइट हो गया कि जो मानसूनी पवनें हैं वो मौसमी पवनों का उदाहरण हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि जो मौसमी पवनें हैं वो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। नहीं, ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा था कि स्थल और समुद्री समीर, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, कह रहा था कि स्थल और समुद्री समीर ये स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये स्थायी पवनों के उदाहरण नहीं हैं, ये स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। इसलिए सिर्फ ए ही राइट है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा केवल ए ऑप्शन सही है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मौसमी पवन हैं वो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, और ये कह रहा है कि निश्चित दिशा में चलती हैं, इसलिए कट जाएगा। स्थल और जो समुद्री समीर होती है ये स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं, स्थायी के नहीं, इसलिए ये भी कट जाएगा। ए सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। ठीक है, जब हम इतना रिपीट करेंगे तो जाहिर सी बात है चैप्टर आपको साथ में ही रट जाएगा, याद नहीं रट जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। अब इसमें कह रहा है कौन सा सही है? केवल ए बी सही है, बी सी सही है, सी ए सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। आइए देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ये लोग क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लाइन ये लोग उठा लेते हैं। यहाँ से लाइन उठाइए। पहला ऑप्शन क्या था इनका? ये वाला जो ए ऑप्शन था वो ये वाला था। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जब यहाँ पे लिखा है और सही बात है, ए हमारा राइट हो गया। दूसरा कह रहा था कि
जब जल की ये बूंदें, ये बी यहाँ से उठाया इन्होंने, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। ये इनका बी ऑप्शन था। सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा था, वो सी ऑप्शन इन्होंने यहाँ से लिया है, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम, शब्दों में भी बदलाव नहीं है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि लगा दिया है, क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट क्या हो जाएगा हमारा, ए भी राइट है, बी ऑप्शन भी राइट है, सी ऑप्शन भी राइट है। जो बच्चा ये पढ़ के जाएगा, क्यों नहीं वो पेपर को हल कर पाएगा। ठीक है, ए बी सी पूरा सेम यहाँ से उन्होंने उठा लिया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे वो क्या है, जो ऑप्शन है वो ए भी राइट है, जो बी है ऑप्शन वह भी राइट है, और जो सी है ऑप्शन यह भी राइट है। तो कुल मिलाकर के हम जाएंगे ऑल के साथ में, ऑप्शन ए बी और सी सब सही हैं भैया। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही बताइए। कहता है वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की, या कौन गलत है कौन सही है। चलिए, आंसर यहाँ पे छिपा है, छिपा नहीं साफ साफ सामने है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए कह रहा था कि वायु दाब वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यहाँ तक आपका ऑप्शन ए दिया था। ठीक है, दूसरा कह रहा था कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यहाँ से ये ऑप्शन आपका बी था। अब ऑप्शन में ये कह रहा था कि ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। देखिए, अब ये कह रहा है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपसे कोई पूछ ले क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि ये हुआ, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यानी कि ये जो बी स्टेटमेंट है ये ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ए की सही व्याख्या बी है, बी सही व्याख्या है ए की। ये जो बी ऑप्शन है ये ए को एक्सप्लेन कर रहा है। भाई आपने ये बात बता दी, इतनी बात आपने किसी को बताई, अब उसने कह दिया क्यों, उसने पूछा क्यों, तो अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, आप उसको बताएंगे क्यों कि ये हुआ था तब हम वहां पहुंचे थे। तो क्यों की का मतलब आपने इसको आप अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बी है, ये सही व्याख्या है ए की। ओके, इतना समझ गए आप? ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किसको राइट कर दें, हमारा ये राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लगा हुआ था, क्या लगा था यहाँ पे क्योंकि शब्द का प्रयोग हुआ था, और जहाँ पे क्योंकि शब्द प्रयोग होगा इसका मतलब है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है इसको। इतना क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ वायु ठंडी होगी। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। देखिए, प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। हमने पहले भी आपको समझाया था कि जब तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, वायु भी ठंडी होगी। तापमान कम है, मौसम ठंडा है, वायु ठंडी होगी, और जब वायु ठंडी होगी तो उसमें नमी होगी और वो भारी भी होगी। ओके, हम किस ऑप्शन के साथ में जाएंगे? देखिए, ए और आर दोनों यहाँ पे सही हैं। जो आर स्टेटमेंट है, ठंडे क्षेत्रों में वायु क्या होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, क्योंकि उसमें नमी होती है। ठीक है, नमी है इसलिए वो ठंडी है। तो यहाँ पे आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। वायु में नमी होगी तभी वायु ठंडी होगी, तो इसमें आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा।
और हम चाहें तो डायरेक्ट आपको आंसर बताते चले जाएं, लेकिन नहीं, हम उसका आंसर आपको किताब में दिखा देते हैं। इससे आप और बेहतर सीखते हैं, आपको समझ भी आता है कि हाँ सब यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। कथन ए बी को पढ़िए, सही विकल्प बताइए। चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ए बी को। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। बिल्कुल, आपने देखा भी था पीछे अभी, है ना। नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारी वायुमंडल में कितना था, 78%। ठीक है। इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। क्या ये बात सही है? यहाँ पे इसका साफ साफ आंसर दिया है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जिसका प्रतिशत 78 होता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि इसका बढ़ा हुआ आयतन। किसका बढ़ा हुआ आयतन? तो भैया आपको बताते चलें, इसका नहीं, यानी कि नाइट्रोजन का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, नाइट्रोजन का नहीं। इसलिए जो बी ऑप्शन था वो कट जाएगा। अगर नाइट्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होता तब राइट हो जाता। तो ये बात क्लियर है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। इसका का मतलब नाइट्रोजन को कह रहा है, नाइट्रोजन का के साथ ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता इसका की जगह पे तो ये ऑप्शन राइट हो जाता। इसलिए केवल ए सही है, बी गलत है। ढूंढो इसमें केवल ए कहाँ पे लिखा है, ये रहा, ए सही है, बी गलत है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कहता है लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? ये रहा आंसर आपका, लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। ठीक है, जो है लू किसका उदाहरण है? स्थानीय पवन का उदाहरण है। ओके, स्थल और समुद्री समीर किसके उदाहरण है? स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर जो स्थानीय पवन हैं, जो लोकल विंड्स हैं, उनके साथ में राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, देखिएगा, प्रश्न हमारा सीटेट सोशल साइंस एग्जाम डेट 28 जनवरी 2023 का प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की, एक बात पर हमारी बिल्कुल विश्वास कीजिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ 2023 और 24 के ही प्रश्न उठाते हैं, इससे पुराने प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इससे पुराने प्रश्न इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी एक चैप्टर के प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं, इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, हम बाकी प्रश्न कराएंगे जब पूरा कोर्स कंप्लीट करा लेंगे, पूरा कोर्स पढ़ा लेंगे, फिर हम सारे प्रश्न करवाएंगे। अभी आपको बताने के लिए कि हाँ इस तरीके से चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ दो साल के ही प्रश्न लेते हैं। परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? किस में उल्कापिंड जलते हैं भैया? तो वो है हमारी, ये देखिए यहाँ पे उल्कापिंड जल रहे हैं। परत कौन सी है? मध्यमंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है मध्यमंडल, जिसमें उल्कापिंड जल जाते हैं। तो हमारा इसमें जो मध्यमंडल ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मध्यमंडल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मध्यमंडल नहीं है, मध्यमंडल है, लेकिन इंग्लिश आपको आनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में मध्यमंडल लिखा है, हिंदी में इसको बहिर्मंडल लिखा है। कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को जब टाइप किया है तो हिंदी गलत टाइप कर दी है। अब जिस बच्चे को इंग्लिश में पता होगा वो इसको राइट कर देगा, ठीक है, और उसका आंसर भी मान्य हो जाएगा। लेकिन हिंदी जो सिर्फ हिंदी पढ़ेगा वो गलती कर देगा, क्योंकि उसको बहिर्मंडल जो है कि पता नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे मध्यमंडल होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, इंग्लिश सही है, हिंदी गलत कर दी, तो बहिर्मंडल या सॉरी मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर का मतलब है मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। ऑप्शन मिजोस्फेयर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मंडल में नहीं, वो हिंदी टाइपिंग गलत थी उसकी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए भाई लेते हैं प्रश्न, कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल के बारे में लिखा है, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। क्या ये बात सही है? इसका आंसर दिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ समझा देते हैं। तो देखिए, ओजोन गैस की जो परत है प्यारे दोस्तों, ये समताप मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में नहीं, इसलिए ए गलत हो जाएगा। बी कह रहा है समताप मंडल। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उल्कापिंड मैंने अभी बताया कि मध्यमंडल में जलते हैं, समताप मंडल में नहीं, इसलिए ये भी कट जाएगा। दो कट गए, सी और डी में देखो कौन बचता है। अगला प्रश्न है, मध्यमंडल, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ
तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अरे भाई, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में, मध्यमंडल में ऐसा नहीं होता है, ये भी कट जाएगा। बाह्य वायुमंडल रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। ये ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, इसलिए डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाकी तीनों कट जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है आतपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प। देखिए, आतपन के बारे में कहता है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में साल भर बदलती रहती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। आइए समझते हैं। आतपन के बारे में पहला पॉइंट यहाँ से लिया गया है, ए ऑप्शन। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, यानी कि ये राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि आतपन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में साल भर बदलती रहती है। तो सूर्य का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इसकी जो मात्रा और प्रबलता है वो बदलती रहती है। ठीक है, दिनों में, ऋतुओं में साल भर बदलती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर जो सूर्य का जो ताप है वो जैसे सर्दियों में हल्का हो जाता है, गर्मी में सूर्य का जो ताप है, जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है, तो ये बदलती रहती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमें कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। तीसरा कह रहा था कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ये सी ऑप्शन कह रहा था, जबकि गलत है, बढ़ती नहीं घटती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, घटती है, तो इसलिए सी जो है वो कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो भी राइट हो जाएगा, जो बी है वह भी राइट हो जाएगा, सी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बढ़ती है कर दिया। अगर यहाँ पे ऑप्शन घटती है हो जाता तो ये भी राइट हो जाता। ए और बी सही है। देखिए कहाँ गया ए और बी, केवल ए और बी सही है। ये रहा, केवल ए और बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से। कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? इसमें कौन सी पवनें हैं जो स्थायी नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें तो पश्चिमी पवनें, देखिए व्यापारिक हों, पश्चिमी हों या पूर्वी हों, ये हमारी स्थायी पवनें हैं। ठीक है, पश्चिमी पवनें क्या हैं? स्थायी पवनें हैं। पूर्वी पवनें क्या हैं? ये हमारी स्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पवनें क्या हैं? ये स्थायी पवनें हैं। लेकिन जो मानसूनी पवनें हैं ये स्थायी नहीं है। मानसूनी पवनें ये मौसमी पवनें हैं डियर फ्रेंड। ये कैसी पवनें हैं? ये मौसमी पवनें हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो मानसूनी पवनें हैं वो राइट हो जाएगा। पश्चिम, पूर्व और व्यापारिक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है व्यापारिक पवन हो, पश्चिम पवन हो या पूर्वी पवन हो, ये तीनों ही क्या है? स्थायी पवनें हैं। और जो मानसूनी पवन है वो मौसमी पवन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? तो वायुमंडल की परतों का सही क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद दूसरी परत समताप मंडल आती है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी परत हमारी मध्य मंडल आती है। ठीक है, जिसमें उल्कापिंड जलते हैं। इसके बाद फिर बाह्य वायु मंडल आ जाता है जिसमें जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान हमारा अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। और इसके बाद फिर बहिर्मंडल आ जाता है। फिर क्या आएगा इसके बाद? बहिर्मंडल। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, समताप मंडल के बारे में बात हो रही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। जो समताप मंडल है ये परत बादलों से और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है, राइट हो जाएगा। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। ये भी राइट हो जाएगा। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। जी हाँ, ये जो समताप मंडल है इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। कुल मिलाकर ए बी सी तीनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। जो समताप मंडल है उसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? देखिए, मौसमी पवनों का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। ठीक है, मौसमी पवनों का उदाहरण है मानसूनी पवनें। ठीक है, बाकी जो लू है ये किसका उदाहरण है? ये तो स्थानीय पवनों का उदाहरण है।
पूर्वी और पश्चिमी पवने जो हैं ये स्थायी पवनों का उदाहरण हैं। ठीक है, अभी आपको पीछे पढ़ाया था, आप आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। फिर अगला प्रश्न समताप मंडल के बारे में आ गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। समताप मंडल के बारे में, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल के बारे में यहाँ पे बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग जो समताप मंडल है ये मुक्त होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल फैला है। इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और यहाँ पे जो आर है वो ए को सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। आपने हमसे ये बात कही, हमने तुमसे कहा क्यों, ऐसा क्यों, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल ही आदर्श क्यों? तो आप कहेंगे सर क्योंकि इसमें बादल नहीं होते, मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती, ये मंडल पूरी तरीके से साफ स्वच्छ होता है, इसलिए। तो आपने क्या किया, ये वाला एक्सप्लेन करके हमको बता दिया। तो आर जो है वो सही व्याख्या हो जाएगी ए की, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है मानसूनी पवनें हैं, तो जो मौसमी पवनें होती हैं वो मानसूनी पवनें होती हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर स्थायी पवनों की बात करें तो इसमें व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें आ जाएंगी। स्थानीय की बात करें तो जो स्थल और समुद्री समीर होती हैं, जो लू है, वो सब स्थानीय पवनों में आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए भाई, फिर से बड़ा प्रश्न है। कहता है कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? देखिए, हमें सही ढूंढना है, कौन सा मिलान जो है इसमें वो सही है। चलिए आइए पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि बहिर्मंडल, इधर लिखा है बहिर्मंडल, फिर है क्षोभ मंडल, उसके बाद है नीचे समताप मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, चलिए इसको ऐसे जूम कर लेते हैं। अब मिलाते हैं इसको। बहिर्मंडल किसके साथ जाएगा? रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है, सबसे ऊपर की परत है, सबसे नीचे की परत है, या इस परत में ओजोन गैस है? देखिए, जो बहिर्मंडल है ये सबसे ऊपर की परत है। कहाँ? सबसे ऊपर की परत है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है ये सबसे नीचे की परत है डियर फ्रेंड, सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल। जो समताप मंडल है इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ है? समताप मंडल में है। बाह्य मंडल की बात करें तो रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है बाह्य मंडल। ओके, तो इस तरीके से आपने मैच कर लिया। बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत, क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत, समताप मंडल इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, बाह्य मंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। A2B3C4, अच्छा यहाँ पे ये हमें मिलेगा A2B3C4D1। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही बताइए। पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, क्या सही है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। कौन सही है, कौन गलत है? आइए देखते हैं। यहाँ पे आंसर है, पहला ऑप्शन कह रहा था कि पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उन्होंने जाने कर दिया, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो कट जाएगा। अगर आने ही रखा होता तो सही हो जाता। ध्यान रखिएगा, हमने कहा था आपसे पहले ही कि ये आने जाने वाली कहानी याद रखिएगा। तो पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, जाने की नहीं, इसलिए ए ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा कह रहा था, दूसरा ऑप्शन यहाँ से इन्होंने लिया था कि पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। बी सही है, वेरी गुड, बी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि मौसमी पवनें, मौसमी पवनों को लेकर के पॉइंट कह रहा था। देखिएगा, जो मौसमी पवनें हैं ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। सी भी राइट है, ए गलत है, बी और सी दोनों सही है। तो ये हमारा प्रश्न था। यहाँ पे अगर इन्होंने खाली आने कर दिया होता तो ये ऑप्शन राइट हो जाता, जाने कर दिया इसलिए गलत हो गया।
बाकी जो दो ऑप्शन है हमारे बी और सी राइट हैं, तो केवल बी और सी जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा। हम जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चांद पर वायु नहीं है, अतः वहां वायु का दाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब इसको पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन इन्होंने यहाँ से लिया है, यहाँ से कह रहा था पहला ऑप्शन कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहां वायु दाब भी नहीं है। ए ऑप्शन राइट हो गया, यहां से लिया था इन्होंने। सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हमको, उसका आंसर इन्होंने दिया नहीं है। कह रहा था कि वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण आता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हाई टेम्परेचर है तो वायु ऊपर की तरफ जाएगी, वायु हल्की होगी। अगर टेम्परेचर हल्का है तो वायु भारी होगी और वायुदाब फिर नीचे की तरफ आएगा। तो जाहिर सी बात है वायुदाब में जो अंतर आता है वो टेम्परेचर की वजह से आता है। बी भी राइट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर जाती है, वो ऑप्शन यहां से लिया है इन्होंने। ये लिखा देखिए, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बिल्कुल एज इट इज पॉइंट ये लोग उठा लेते हैं। तो इस तरीके से बताओ, आप ये एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एज इट इज सेम टू सेम ये लोग पॉइंट उठा लेते हैं, बिल्कुल एक शब्द भी बदले बिना। तो ये भी सही है, ये हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। वायुदाब में जो अंतर आता है वो टेम्परेचर की वजह से आता है, और ये भी ऑप्शन ठीक एज इट इज लिखा था। तो सी सारे ऑप्शंस राइट हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी राइट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या बाह्य वायुमंडल में होती हैं? पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा था कि बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। भैया मौसम संबंधी सभी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में होती हैं, काहे हमको डरा रहे हो? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, बाह्य मंडल में नहीं होती हैं, बाह्य वायुमंडल में। इसलिए जो कथन ए रहेगा इनका वो कट जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि पृथ्वी से प्रसारित, यहाँ पे लिखा है, कह रहा था ये लिखा देखिए, कह रहा था कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो ये जो है ये ऑप्शन ये बाह्य वायुमंडल को लेकर के सही है। किसको लेकर के? बाह्य वायुमंडल को लेकर के सही है। तो अगर हम यहाँ पे बाह्य वायुमंडल को माने, अगर हम यहाँ पे बाह्य वायुमंडल को लें तो बाह्य वायुमंडल के अकॉर्डिंग ये बात सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्षोभ मंडल मान रहे हैं, आगे के स्टेटमेंट को लेकर के अगर हम यहाँ पे क्षोभ मंडल मान रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर सीटेट ने माना था वो इसका आंसर ये माना था कि ए गलत है, बी सही है। लेकिन लोगों की राय ये थी कि ए और बी दोनों गलत हैं। दोनों इसलिए गलत हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे सिर्फ बाह्य वायुमंडल को मान रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको दे रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं इसमें, तो फिर ये आगे की कहानी बिगाड़ रहा है। और अगर आप फिर यहाँ पे क्षोभ मंडल रख रहे हैं तो फिर ये गलत हो रहा है। तो सीटेट ने ये कहा था कि ये बाह्य वायुमंडल की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये ए गलत कर दिया और बी को सही कर दिया आयोग ने। ठीक है, सीटेट ने। तो यहाँ पे हम उसी बात को मान रहे हैं, ए गलत है लेकिन बी सही है बाह्य वायुमंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बाह्य वायुमंडल की जगह क्षोभ मंडल को रख देंगे तो फिर दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो है कि क्षोभ मंडल रख देंगे तो फिर वो एक ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें कहानी है क्वेश्चन में। ए अब आप बताइएगा कि क्या सही होना चाहिए। हालांकि ए गलत है, बी सही है, ऐसा आयोग ने माना है। अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखिए प्रश्न ये वही चीज़ जो हम अभी पीछे बता रहे थे आपको चित्र में। देखिए मौसमी घटना से मिलान कीजिए, कौन किसको मापता है। यहाँ पे थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? थर्मामीटर से। और वायु दाब मापी से। वात दिग्दर्शी क्या मापता है? वर्षा मापी क्या मापता है? इस चित्र से प्रश्न पूछे गए हैं। तापमापी जो थर्मामीटर है डियर फ्रेंड, वो तापमान को, टेम्परेचर को मापता है। वायु दाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी बारिश को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आंसर राइट हो जाएगा। थर्मामीटर माप रहा है वायु के तापमान को, ठीक है। वायु दाब मापी माप रहा है वायु दाब को, और वर्षा मापी माप रहा है वर्षा की मात्रा को। अगर वात दिग्दर्शी आपको नहीं भी पता है तो 3 तो पता थे ना, तो इसको इससे मिला दो। पवन की दिशा से माप रहा है, पवन की दिशा को मापता है, ठीक है। A3B4 A3B4 करके इसको मिला देना। आंसर इसमें दिया नहीं है, दिया है, ये रहा A3B4 C1D सेकेंड, C1 के साथ में गया था C, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट। ओहो, प्रश्न कहता है कि समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। समताप मंडल के बारे में पढ़िए, 3 ऑप्शन शायद दिए हैं। हाँ, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। किसकी बात हो रही है? समताप मंडल की बात हो रही है। समताप मंडल, ये जो परत है वो बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, ठीक है। और इसी में हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। उल्कापिंड मध्य मंडल में जलते हैं, मध्य में जलते हैं, इसलिए ये कट जाएगा, 2 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। इस तरीके की मेहनत कौन करेगा आपके लिए? इस तरीके से कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ा रहा है कि एक चैप्टर पढ़ो फिर उसके सारे PYQ करो, ये हम करवा रहे हैं। और जो मेहनत कर रहा हो उसकी मेहनत को जो है कि तारीफ़ करनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी तारीफ़ कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं कि सर ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? अब भाई स्थायी पवनें कौन सी हैं? मैंने आपको कई बार अभी बताया है। अगर पूर्वी पवनें हों, पूर्वी पवनें और मानसूनी पवनें, पूर्वी पवनें तो हैं स्थायी पवनें, लेकिन मानसूनी नहीं है, ठीक है। मानसूनी जो है ये मौसमी है, तो ये अलग हो गया। हमसे पूछ रहा कि स्थायी पवनें कौन सी हैं। स्थायी जो है व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें जो हैं ये स्थायी पवनें हैं, ठीक है। अब लू की अगर बात करें तो लू किसका उदाहरण है? ये स्थानीय पवन का है। मानसूनी मौसमी पवन का उदाहरण है। समुद्री समीर किसका उदाहरण है? समुद्री समीर स्थानीय पवन का उदाहरण है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से, बहुत टाइम हो गया इस क्लास में। कह रहा है कि वायुमंडल की परत पहचानिए और सही बताइए। कहता है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये किस परत की कहानी चल रही है? ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से उठाया, बिना किसी शब्द, बिना किसी वाक्य को बदले। कह रहा है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए आपका। किसकी बात हो रही है? बाह्य वायुमंडल की बात हो रही है, ठीक है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, ये आपका सेकंड ऑप्शन था। तो किसकी बात हो रही है? ये बात आपकी बाह्य वायुमंडल की हो रही है। इस तरीके से ऑप्शन आपका जो बाह्य वायुमंडल है थर्मोस्फीयर, वह राइट हो जाएगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि उच्च दाब संबंधित है। किससे संबंधित है उच्च दाब? देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, जो उच्च दाब है यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश जो है से संबंधित है। उच्च दाब किससे संबंधित है? स्पष्ट और स्वच्छ आकाश से। स्वच्छ भरे आकाश से भी कह सकते हैं, क्योंकि उच्च दाब के कारण ही आकाश हमारा स्पष्ट होता है, स्वच्छ होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से उच्च दाब संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको। अगला प्रश्न कहता है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल, समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब होती है, निम्न वायुदाब होती है, या फिर बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त होता है समताप मंडल, या फिर आंधी वाली परिस्थितियां इसमें होती हैं इस वजह से। तो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड, कई बार बता चुके हैं, समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे बादल और मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, इसलिए हवाई जहाज यहाँ पे उड़ता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमको फिर मैच करना है। देखिएगा, शायद इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा बस लास्ट। देखिएगा, कहता है कॉलम ए और बी को मिला लीजिए। इधर है ओजोन परत, रेडियो प्रेषण कहाँ होता है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, पतली वायु कहाँ पाई जाती है। इधर है क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल। पहला ऑप्शन कह रहा था ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
तो ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ओजोन जो है उसको हम समताप मंडल से मिला देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा था रेडियो प्रेषण वाला, तो रेडियो प्रेषण की जो कहानी है वो कहाँ घटती है, रेडियो प्रेषण बाह्य वायुमंडल के साथ में जाएगा। तीसरा मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं वो कहाँ होती हैं, मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो कह रहा था कि मौसम संबंधी घटनाएं ये घटित होती हैं हमारी क्षोभ मंडल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल से मिला देंगे। तीसरा अगला लास्ट में था पतली वायु वाला, पतली वायु वाला कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे ये रहा पतली वायु कहाँ होती है, पतली परत बहिर्मंडल में होती है। चलो भाई मैच करा दो, ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में। ठीक है, रेडियो प्रेषण, रेडियो की तरंगें कहाँ मिलती हैं, बाह्य वायुमंडल में, यहाँ पे नीचे है, ये रहा बाह्य वायुमंडल। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो ओजोन परत समताप मंडल, रेडियो प्रेषण बाह्य वायुमंडल, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल, पतली वायु मिलती है बहिर्मंडल में। ठीक है, इस तरीके से ये मैच कर जाएगा। अगला प्रश्न, यह जो प्रश्न है ये भी प्रश्न हमारा 21 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी 2024 में, वहाँ का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा था कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। यहाँ पे इसका आंसर दिया है डियर फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पवन जो है वो सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है। ठीक है, यह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई। 27 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं सिर्फ 2023-2024 में, और सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए। मैं चाहता तो 4-6 प्रश्न करवा सकता था, लेकिन नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस हम साथ में आपको प्रैक्टिस करा देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा, दोबारा सिर्फ रिवाइज करना बाकी रह जाएगा। ठीक है, और क्लास केसरी कमेंट करके जरूर बताइएगा, देखते हैं कि आज हमारी मेहनत को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। ठीक है, और जो नोट्स हैं वो भी आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगे। जब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको नोट्स देना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स देना शुरू करेंगे, अभी नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अभी नहीं, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए तब, अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज की इस वीडियो को, आज की हमारी मेहनत को आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट दे सकते हैं, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करें। इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का मटेरियल कोई भी आपको नहीं पढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच।